Hello students, how are you? I hope that you all are fine today. So today I am your English teacher going to start with your next chapter, chapter number 4 of your lecture 1, and your chapter number 4 name is Hunting with a Rifle. Hunting with a rifle that it has been clear with the chapter's name. Hunting with a rifle means मतलब कि हम हंट करेंगे हम शिकार करेंगे. हंट का मतलब क्या होगा? शिकार करना. So we are going to start first of all with the reading section of your chapter number 4. Okay. So first of all class, I would like that you all should open your page number 19 of your class of your English subject. Okay. I hope that you all have taken out your books. Now we are going to start with the reading section of your book. Let's begin it. Okay. I am a simple man with a simple taste. I was born in a countryside and never left it. मतलब कि मैं एक सिंपल मैन हूँ, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, मैं एक साधारण सा जना हूँ और मेरे ही सिंपल ही शौक हैं. मेरे कोई ज़्यादा हाई क्लास हाई सोफिस्टिकेटेड शौक नहीं है. ओके. आई एम अ सिंपल मैन एंड आई एम अ सिंपल टेस्ट. आई हैव अ सिंपल टेस्ट का मतलब ये है कि मैं एक अच्छा एक शांत व्यक्ति हूँ. मैं कोई ज़्यादा हाई क्लास शौक नहीं है और मैं एक सिंपल लिविंग रहना पसंद करता हूँ. आई लिव इन द कंट्री साइड. कंट्री साइड मतलब कि वो किसी कंट्री में तो रहता है लेकिन किसी टाउन में नहीं. कंट्री साइड का मतलब हो गया विलेज. क्या हो गया? क्या हो गया? विलेज. क्या हो गया? विलेज. कंट्री साइड का मीनिंग हो गया विलेज. एंड नेवर लेफ्ट इट मतलब कि मैं जहाँ पे रहता हूँ, आई वॉज बोर्न इन अ कंट्री साइड मतलब कि मैं विलेज में बॉर्न हुआ था, मेरा वहाँ जन्म हुआ था और मैं वहीं पे रहने लग गया. मैं वहीं पे रहता हूँ और मैंने कभी उस विलेज को छोड़ा नहीं है. ओके. So, I love the earth, the fresh air, everything that grows, animals and the winds and the sky. मुझे जितनी भी जो अर्थ पे चीज़ें उगती हैं, जितनी भी जो अर्थ पे होती हैं, जैसे कि फ्रेश एयर, वाटर, स्काई, माउंटेन, एनिमल्स, मुझे सब चीज़ें वहाँ पे पसंद हैं. यहाँ पे पोएट कहता है I am also very fond of hunting. मुझे हंटिंग का बहुत शौक है. मुझे हंट करने का मतलब कि मुझे शिकार करने का. हंट का यहाँ पे मीनिंग हो गया शिकार. हंट का मतलब हो गया शिकार. मुझे शिकार करने का बहुत शौक है. Yet the sight of the wounded creature, the blood on its fur or feathers on my hand affect my heart and almost make it stop. पर इसके बावजूद भी पर यहाँ पे कह रहा है, जहाँ पे जो पोएट है उसने प्रिस्क्राइब करा है, उसने कहा है कि मुझे हंट करने का तो बहुत शौक है पर उसके बावजूद भी जब कभी मैं किसी पक्षी को, किसी प्राणी को देखता हूँ और मेरे हाथ में उसके ब्लड लगते हैं या उसका फीचर या जब मैं उसके फेदर्स पे देखता हूँ ब्लड लगते हैं, ब्लड लगा हुआ देखता हूँ तो मेरा हार्ट एकदम से ऑलमोस्ट बर्स्ट आउट हो जाता है. मतलब कि मुझे बहुत दुख होता है इस चीज का कि क्यों मैंने यहाँ पे मारा है. ठीक है. तो यहाँ पे साइड का मतलब हो गया
ओके क्लास, तो यहाँ पे साइट का मतलब हो गया एक ऐसी जगह वहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे पोएट जो है, जो यहाँ पे जो ऑथर है वो बता रहा है कि जब भी मैं, साइट का मतलब हो गया जब भी मैं किसी जगह को देखता हूँ, जब भी मैं किसी ऐसे एरिया को देखता हूँ जहाँ पे कोई एनिमल घायल हुआ है या किसी के, जब मेरी वजह से उस एनिमल को चोट लगती है, उसका जो खून होता है वो मेरे हाथ पे लगता है या उसके जो फेदर्स पे खून लगा हुआ होता है, तो मेरे हार्ट से, मतलब कि आई वॉज माई हार्ट ऑलमोस्ट टेक आउट, मतलब कि जो मेरा हार्ट है, मतलब मुझे बहुत दुख होता है और मेरा हार्ट एकदम से बहुत अजीब सा लगता है मुझे कि मैंने ये क्यों करा। ओके, नाउ द सेकेंड पैराग्राफ इज, अब हमने इसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया, सेकेंड इज दैट ईयर द कोल्ड वेदर। अब तो फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, पोएट ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है कि वो कहाँ है, कहाँ से रहता है, उसका शौक क्या है और उसके साथ क्या होता है। अब हम सेकंड पैराग्राफ में जो यहाँ पे, मतलब कि उसका क्या सीन है, जो वहाँ पे एक जो आपको चैप्टर है, चैप्टर में क्या सीन है, मतलब कि वहाँ पे उन्होंने क्या एक प्ले क्रिएट किया है वो बताएंगे। That year, cold weather got in suddenly towards the end of autumn. मतलब कि उस साल की बात है जब जो कोल्ड वेदर, मतलब कि ठंडों का जो मौसम है वो आना स्टार्ट हो गया था। कब स्टार्ट हो गया था? जब हमारा जो पतझड़ का मौसम होता है, ऑटम सीजन होता है, वो जैसे ही ऑटम सीजन खत्म हुआ, एकदम से कोल्ड, ठंड का जो मौसम है वो आना स्टार्ट हो गया, बहुत मतलब कि जल्दी आ गया। एंड आई वॉज इन्वाइटेड बाय वन ऑफ माई कजिन, और मतलब कि उस टाइम की बात है जब कोल्ड वेदर ऑटम सीजन्स के बाद बहुत जल्दी आ गया, और इसी सीजन में मेरा एक कजिन है, पोएट यहाँ पे अपने कजिन को रेफर कर रहा है और कह रहा है कि मेरा एक कजिन है उसने मुझे हंटिंग के लिए इनवाइट किया है। ओके, वन ऑफ माई कजिन, आई इन्वाइटेड वन ऑफ माई कजिन कार्ल डी रानीली। ठीक है, यहाँ पे जो पोएट के कजिन हैं, कजिन है, उसका नाम क्या है? कार्ल डी रानीली। ओके, तो यहाँ पे पोएट के कजिन का नाम इन्होंने क्या दे रखा है? कार्ल डी रानीली। ओके, टू गो। ओके, तो हम इस लाइन को हम फिर से रीड करते हैं। That year the cold weather got in and suddenly towards the end of the autumn, हमने पढ़ा था कि cold weather आया था, कब आया था? जैसे ही autumn का season खत्म हो गया था। And I was invited by one of my cousins, Carl D. Renali, to go with him and shoot the duck of the marshes. मतलब कि कार्ल डी रोनाली उसके पोएट के कजिन का नाम था, और उसने कजिन ने इनवाइट करा था पोएट को कि हम जाएंगे, हम शूट करेंगे डक ऑफ मार्शल्स। डक ऑफ मार्शल्स का मतलब कि जो डक्स होती हैं, मतलब कि जहाँ पे डक्स रहती हैं, और मार्शेस का मतलब होता है एक सॉफ्ट वेटलैंड। मार्शेस का मतलब हो गया यहाँ पे मार्शेस का मतलब हो गया एक सॉफ्ट वेटलैंड, मतलब कि एक सॉफ्ट ऐसा लैंड जहाँ जो बहुत गीला भी होता है लेकिन सॉफ्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गीली मिट्टी, जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद जहाँ पे मिट्टी होती है, जब वो गीली हो जाती है तो वो सॉफ्ट भी हो जाती है पर गीली भी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोएट का कजिन था उसने पोएट को इनवाइट करा कि वो जाएंगे, वो हंट करेंगे कहाँ पे? डक ऑफ मार्शेस में, जहाँ पे मतलब कि एक सॉफ्ट ऐसे लैंड पे जहाँ पे डक्स भी हो, एरिया मतलब कि डक्स भी हो और एक सॉफ्ट लैंड भी हो। ठीक है, we were to set out one day to day break and we are expected to get back at the sunset.
हमने सोच रखा था कि हम हर एक दिन बाय डे हर एक दिन जा के हंट करेंगे, और हमने आज एक्सपेक्टेड का मतलब क्या हो गया, आशा। ओके तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड मतलब कि उन्होंने एक आशा लगाई थी, उन्होंने सोच रखा था कि हम डे टू डे जाके हंट करेंगे, हम शूट करेंगे, और सनसेट होने से, दिन छिपने से पहले हम लोग अपने अपने घर आ जाएंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पोएट के बारे में पढ़ा था। सेकंड पैराग्राफ में हमने बताया था कि सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या बताया गया है कि जो पोएट का क्या सीन है, कैसे मतलब कि कैसे कैसे जो प्ले है वो स्टार्ट होता है, कि पोएट को किसने इनवाइट करा था, और किसने इनवाइट करा था, उसके कजन ने इनवाइट करा था, और उसके कजन का नाम क्या था, कार्ल डी रिनाली। ओके अब हम थर्ड पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। आपकी जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें क्या है, ओके My cousin was a typical country gentleman, stood, he faced jolly, good nature and rather dull. He lived in a house, half farmhouse, half castle, situated in a charming valley. मतलब कि अब थर्ड पैराग्राफ में आपको क्या दे रखा है कि मेरा जो कजिन है, पोएट ने बताया कि जो मेरा कजिन है वो बहुत ही चार्मिंग पर्सन है, और यहाँ पे वो एक जेंटलमैन शाउट है, मतलब कि बहुत ही जेंटलमैन तरीके से वो रहता है, वो कंट्री में बहुत ही एक जेंटलमैन तरीके से रहता है, और वो बहुत अच्छे जॉली नेचर का है। वो कहाँ पे रहता है, वो एक अच्छे लिविंग हाउस में रहता है, जिसके पास एक हाफ फार्मिंग हाउस था, एक यहाँ पे एक हाफ फार्म हाउस था, एक हाफ कैसल था, जो किसके पास सिचुएटेड था, इट वाज सिचुएटेड नियर अ चार्मिंग वैली, मतलब कि एक अच्छी वैली के पास उसका घर सिचुएटेड था। ओके स्प्लेंडेड वुड्स वर टू द राइट एंड लेफ्ट ऑफ इट, मतलब कि अच्छी शानदार वुड्स जो थी, मतलब कि जो अच्छी लकड़ियां थी, स्प्लेंडेड का मतलब हो गया स्प्लेंडेड का यहाँ पे मतलब हो गया शानदार, मतलब कि जहाँ पे जो पोएट है वो रेफर कर रहा है कि जो शानदार वुड थी, जो शानदार लकड़ियां थी, वो उसके घर के राइट हैंड साइड पे भी थी और उसके घर के लेफ्ट हैंड साइड पे भी थी। ओके फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये जो कजिन है, ये कजिन का हाउस है, और इसके इस तरफ भी वुड्स और फॉरेस्ट थे, और इस तरफ भी वुड्स और फॉरेस्ट थे। ओके इसको हम फिर से पढ़ते हैं एक बार। Splendid woods were to the right and left of it. Old woods were huge trees still remained, and where many rare birds were still to be found. मतलब कि जो जहाँ पे उसका घर था वहाँ पे आसपास की तरफ पेड़ थे, और इतने पेड़ थे जो मुझे रिमाइंड करते थे, वो जो मुझे याद दिलाते थे। ओके यहाँ पे जो मुझे याद दिलाते थे कि वहां पे ये जो रिमाइंड कराते थे, रिमाइंड का मतलब हो गया यहाँ पे याद दिलाना, तो जो वहां पे जैसे जैसे यहाँ पे इसके घर और घर के आसपास ट्री थे वो मुझे याद दिलाते थे कि वहां पे बहुत ही रेयर बर्ड्स होती हैं, जो अलग अलग बर्ड्स होती हैं, जो हमें एक्चुअल सिटी या टाउन्स में नहीं मिलती, वो वहां पे शो डाउन होती हैं। अब हम इस लाइन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। Splendid woods were to right and left of it. Old woods were huge tree and still remains where many rare birds were still to be found. मतलब कि अभी भी rare birds वहाँ पे मिलती होंगी, ठीक है। There were streams in which we used to fish and the shooting was splendid, with even such birds as eagle falling to our guns. So class यहाँ पे लिखा है there were streams in which we used to fish and shooting was splendid, with even
such birds as eagle falling to our guns। मतलब कि यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रीम होती थी, स्ट्रीम्स यहाँ पे ओके तो स्ट्रीम्स जो है यहाँ पे आपको रेफर कराया गया नदी को या प्रवाह को। जैसे कि आपकी एक नॉर्मल रिवर होती है, नदी होती है ना, जिसको ठंडी शांत नदी होती है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको रेफर करा गया है कि जो जहाँ पे जो मेरा कजन रहता था, जो पोएट का कजन रहता था, उसके पास एक नॉर्मल एक नदी थी जहाँ पे हम शूट करते थे, जहाँ पे हम हंट करते थे किसको, डक्स को, और किस पे, वहां पे हम डक करते थे, हम फिशिंग करते थे, ठीक है। अब इसके नीचे लिखा है द मार्शेस वर वेरी ब्यूटीफुल, जो मतलब कि वहाँ का जो एरिया था, जहाँ का वो एरिया था जहाँ पे वो रेफर कर रहे हैं, हमने मार्शेस में क्या पढ़ा था, एक सॉफ्ट लैंड एरिया। वहाँ का जो सॉफ्ट लैंड एरिया था वो बहुत ब्यूटीफुल था, वो बहुत ही सुंदर था। lying there amidst deep silence, the marshes were very beautiful, lying there amidst deep silence with the wind playing among the rushes। मतलब कि जो वहाँ पे जो साइलेंस था वो बहुत ही डीप था, वो बहुत ही शांत था, जहाँ पे जो एरिया था वो बहुत ही शांत था। सो अब हम फिर से पढ़ते हैं। The marshes were very beautiful, lying there amidst deep silence। मतलब कि जो वहाँ का एरिया था वो बहुत ही सुंदर था, जहाँ पे जो नदी जा रही थी वहाँ का जो एरिया था वो बहुत ही सुंदर था, और वहाँ पे एक शांत वातावरण था, वहाँ पे एक डीप साइलेंस था। With the wind playing among the rushes and the will of wisp डांसिंग अबाउट द नाइट। मतलब कि जो विंड थी वहां पे, एक तरफ तो वहां पे बहुत शांत था, और विंड जो थी बहुत काम भी थी, लेकिन बहुत तेज तेज भी चल रही थी। एंड द विल ऑफ विस्प वर डांसिंग अबाउट ऑल द नाइट। मतलब कि और जो वहां पे छोटे छोटे जैसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना जंगल में, तो इस तरीके से वहां पे जो छोटी छोटी चीजें थी वो रात को वहां पे डांस कर रही थी। Narrow passage has been cut in the marshes through which flat-bottomed boats street by poles passed along the silence over the clear water। मतलब कि एक नैरो, ऐसे देखो आपकी जो बोट्स होती है वो तो बहुत लंबी होती है, लेकिन ये एक नैरो बोट होती है, इस तरीके की एक नैरो बोट होती है जो बहुत ही डीप नहीं होती, काफी डीप नहीं होती, बस एक नैरो वे में होती है, ठीक है। वो एक शांत में एक विंड के फ्लो में वहां पे चले जा रही थी। तो यहाँ पे पोएट ने रेफर करा है कि जो हमारी बोट होती है ना, एक तो हमारी नॉर्मल बोट होती है, वहां पे एक फ्लैट बॉटम बोट होती हैं, जो वहां पे विंड को, जो वहां पे जो मार्शेस थी, जो वहां पे एरिया था, उसको क्रॉस करते हुए आगे जा रही थी, ठीक है। I arrived at my cousin's house in the evening। अब यहाँ पे पोएट बोल रहा है कि मैं अपने कजन के हाउस में, मैं अपने कजन के घर इवनिंग तक पहुंचा। ओके, I was freezing and we had an early dinner in the large room whose wall and ceiling were covered with stuffed birds, herons, owls, nightjars, vultures and falcons and every kind of hunting weapons। मतलब कि यहाँ पे पोएट रेफर कर रहा है कि वो शाम को पहुंचा और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे डिनर किया। डिनर में जब वो एंटर लिए वहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने डिनर किया, तो उन्होंने देखा कि जो उनका सीलिंग था, सीलिंग क्या हो गया, हमारी छत, यहाँ पे सीलिंग जो है, सीलिंग छत को रेफर करी गई है। और फ्रीजिंग कोल्ड मतलब कि
ओके तो यहाँ पे कह रहा है फ्रीजिंग कोल्ड के मतलब कि पोएट को यहाँ पे बहुत ठंड लग रही थी और जब उसने खाना खाने के लिए एंटर करा तो उसने देखा कि जो उसकी सीलिंग थी जहाँ पे उन्होंने खाना खाया वहाँ पे जो सीलिंग थी उसके बहुत सारे इक्विपमेंट से जो भी उन्होंने अभी तक हंट करा है ईगल्स वल्चर्स आउल इन सब से वो जो सीलिंग थी वो सब भर रही थी। ठीक है We were to be up of 3:30 in the morning मतलब कि हमें 3:30 मतलब कि 3:30 हो गया अराउंड ओके तो यहाँ पे 3:30 का मतलब हो गया अराउंड 3 o'clock और अराउंड 3:30 ओके तो यहाँ पे कह रहा है we were to be up to the 3:30 in the morning in order to be at the spot where we could wait for birds मतलब कि यहाँ पे पोएट कह रहा है कि अब हमने उन लोगों ने लंच कर लिया था उन लोगों ने उसके बाद डिसाइड करा था कि हम मॉर्निंग में 3 और 3:30 उठेंगे और हम स्पॉट हो गया एरिया या वो जगह आप एरिया कह सकते हो या जगह कह सकते हो वो जगह या वो एरिया जहाँ पे उन्हें बर्ड्स मिलेंगी। ओके क्लास आई होप कि आप सबको अभी यहाँ तक समझ में आ गया होगा जितने भी ओके क्लास आई होप कि आप सबको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। हमने अभी तक क्या पढ़ा था हमने सबसे पहले पोएट के बारे में पढ़ा था। हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट के बारे में पढ़ा था कि पोएट एक सिंपल मैन था वो विलेज से बिलोंग करता था और उसे जितनी भी अर्थ रिलेटेड चीजें थी बहुत पसंद थी। सेकेंड पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा था कि वो वहाँ पे कोल्ड वेदर था जब वहाँ पे ठंड का मौसम आने वाला था उस टाइम पे उसका जो कजिन था कार्ल डी रिडेल ने उसने अपने जो पोएट है पोएट को इनवाइट करा था किस चीज़ के लिए हंटिंग के लिए। फिर उसके बाद उससे जो नेक्स्ट पैराग्राफ था उसने पोएट ने वहाँ पे सिग्निफाई करा जो अपना कज़न था पोएट ने अपने कज़न को सिग्निफाई करा और कहा उसके बारे में जितनी भी कि उसका जो कज़न था वो कैसा था वो कौन से एरिया में रहता था कहाँ रहता था। उसके बाद जो पोएट था पोएट ने यहाँ पे उसकी नेक्स्ट पैराग्राफ में पोएट ने क्या प्रिस्क्राइब करा था पोएट ने प्रिस्क्राइब करा था कि जहाँ पे उसका जो कजन रहता था कजन कौन था कार्ल जहाँ पे रहता था तो उसके आसपास का एरिया कैसा था। आसपास का जो एरिया वो मार्शेस में था एक अच्छा वुडी एरिया था उसके दोनों साइड जंगल थे उसके घर के साइड और वहाँ पे जब वो जा रहा था अपने कजन के घर तो उसने वहाँ पे क्या देखा कि एक फ्लैट नैरो बोट थी जहाँ से जो उस जगह को क्रॉस करती हुई आगे जा रही थी और साइड बाय साइड एक काम विंड चल रही थी जहाँ पे हम फिश को भी स्पॉट कर सकते हैं और हंट भी कर सकते हैं। लास्ट में क्या था कि जो पोएट था वो कहाँ पहुंचा था इवनिंग में अपने घर कजन के घर पहुंचा था। वहां पे उन्होंने क्या शो डाउन करा था उन्होंने शो डाउन करा था कि उन्होंने इवनिंग में डिनर किया और डिनर कहाँ पे था एक ऐसी जगह पे था जहाँ पे उन्होंने जिस रूम में एंटर करा था जहाँ पे उन्होंने डिनर करा था वो कि उसकी जो सीलिंग थी उसकी जो छत थी सीलिंग को हम क्या कहते हैं छत कहते हैं। सीलिंग जो थी वो किस चीज से भरी हुई थी जितने भी अभी तक उनके इक्विपमेंट थे गन्स थी जितने भी उन्होंने अभी तक शिकार करे थे बर्ड्स के उन सबको। ठीक है यहाँ पे आपका जो चैप्टर है उसका पहला रीडिंग पार्ट खत्म होते हैं। अब आपके होमवर्क में क्या रहेगा जितने भी अभी तक हमने वर्ड्स करे हैं न्यू वर्ड्स सीखे हैं आप उनको आई होप कि आप सबने फर्स्ट ऑफ ऑल इन वर्ड्स को अपनी कॉपी में या अपनी बुक्स में जरूर लिखा होगा। उसके बाद आप इन वर्ड्स को रिवाइज करेंगे और जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है जितना भी हमने अभी तक रीडिंग सेक्शन किया है उसको आप घर से एक बार फिर से रिवाइज करके लाएंगे। ओके क्लास सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।